अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, हम इंडिया के जिस मुआशरे, जिस माहौल के अंदर रहते हैं, आपको पता है एक चीज़ की कमी जो हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में है, वो क्या है? एजुकेशन की कमी। अब आप बोलेंगे, यार मुफ्ती साहब, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? हमारे गांव में तो इतने स्कूल है, इतने कॉलेजेस है, इतने मुसलमानों ने यूपीएससी पास कर लिया, इतने मुसलमान बच्चों ने जो है हमारे यहाँ पे अभी जो सीए के एग्ज़ाम हुए थे वो पास कर लिए। हमारे यहाँ पे तो इतने बच्चों ने नीट पास कर लिए, इतने बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, इतने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जो मुसलमानों की आबादी है उसके परसेंटेज के हिसाब से आप उसको जो है कैलकुलेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा परसेंटेज हर फील्ड में, हर लाइन के अंदर 0.0.0 आपको मिलेगा। और मुझे जो है ना, इस टॉपिक पे जो बोलने की ज़रूरत पड़ रही है उसका एक रीज़न है। वो क्या रीज़न है पता है आपको? अभी थोड़े दिनों पहले मरकज़ निज़ामुद्दीन पर कोरोना के ज़माने में जो केसेस हो गए थे, वो टोटल केसेस 940 लोगों पर थे। उसमें से 16 जो है मरकज़ निज़ामुद्दीन के बड़े बड़े जिम्मेदारान थे। आपको पता होना चाहिए वो केसेस किसी मुसलमान वकील ने नहीं लड़ा। वो केसेस जो है, हमारी एक हिंदू बहन है वकील, उसने वो केसेस लड़ी। और जिस कोर्ट के अंदर, जिस जज ने वो केसेस का फैसला दिया और ये जो 940 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, और उनके अलावा जो 70 लोगों को बाइज्जत बरी किया, और उसमें 16 जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के अकाबिर और वहाँ के जिम्मेदार थे, और टोटल सब पर मिला के 16 केसेस चल रहे थे। वो 16 के 16 केसेस को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया ना, वो किसी मुसलमान वकील की वजह से नहीं किया। वो सारे केसेस जो रद्द हुए हैं, वो सारे के सारे केसेस जो लड़ने वाली हमारी एक हिंदू बहन थी, उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसको डिफेंड किया। और जिस जज ने वो फैसला दिया वो खुद हमारी एक हिंदू बहन जज थी। देखो, इससे पता क्या चला कि हमारे समाज, हमारे मुआशरे में वकील तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड के, उस लेवल के नहीं पैदा हो रहे हैं जो स्टैंडर्ड, जो लेवल के हाई कोर्ट के अंदर जो है ना टक्कर दे सके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके टक्कर दे सके। समाज और कौम के अंदर डॉक्टर तो पैदा हो रहे हैं। आपको हमारे गली गली में जो है आरएमपी डॉक्टर मिलेंगे। उसका मराठी में फुल फॉर्म होता है रोगी मेलाच पाहिजे, आरएमपी का फुल फॉर्म। ऐसे डॉक्टर आपको गली गली में मिलेंगे हमारे। सकाळ दोपहर संध्याकाळ आधा आधा किलो गोलियां जो है ना, ऐसा थैली में भर भर के देने वाले, पोहे के जैसे खाओ बोले गोलियां। ये डॉक्टर आपको हमारे गली गली में मिलेंगे। लेकिन क्वालिटी डॉक्टर, मुझे बताओ, आज मुसलमान समाज जो है पूरे भारत के अंदर ये कहता है, भाई हमारी आबादी जो है 25 करोड़ है, हमारी आबादी 50 करोड़ है। चलो मुझे बताओ, अगर हमारी आबादी मान लो 25 करोड़ है, 20 करोड़ भी अगर है, 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ आप मुझे 200 मुसलमान जो है ना, ऐसे हर फील्ड के अंदर, जैसे कार्डियोलॉजी के अंदर बड़ा जो कार्डियस्ट होता है, जो सर्जन होता है उसका, वैसे कितने मुसलमान डॉक्टर है। न्यूरो सर्जन कितने मुसलमान डॉक्टर हैं। ऐसे ही अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग लाइनों के अंदर। उसका रीजन पता है क्या है? बहुत ध्यान से सुनो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है, हमारे समाज, हमारे कौम के अंदर बच्चों को डीमोटिवेट करना। अब मिसाल के तौर पे एक नौजवान बच्चा, वो पूरे गांव में या पूरे मोहल्ले में तालीम में, पढ़ाई के अंदर होशियार है ना, उसकी हिम्मत तोड़ने वाले उसके अपने मोहल्ले में, उसके अपने गांव में, उसके अपने बस्ती में, मैं कहता हूं उसके अपने खुद के घर में 10-12 पैदा होंगे। अगर वो बच्चा घर के अंदर ये कहे कि भाई मुझे यूपीएससी पढ़ने का है, तो माँ बाप बोलते हैं, काय का यूपीएससी लगाया रे तूने? किसको बोलते रहे ये यूपीएससी क्या रहता? माँ बाप को ही नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बाप को जो है सुबह में तोश चाहिए, दोपहर में गोश्त चाहिए, और रात को बेहोश चाहिए, और हर 6 महीने में एक नवा छोकरा, एक नई औलाद, एक नया बच्चा। इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं, मुझे आप बताओ। तो बाप क्या बोलता है, मैं भाई पढ़ाई वढ़ाई पे पैसे, क्योंकि हमको क्या लगता है मालूम है, पढ़ाई पे पैसा करना बेकार है, खर्च करना। अब मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ।
मुझे एक वलीमे की दावत थी, मेरा वहां पे जाना हुआ। अब जिसका वलीमा था उसी का छोटा भाई जो है, उसने 12वीं के अंदर जो JEE होता है, क्या होता है वो JEE, इतना JEE, वो जो JEE होता है इंजीनियरिंग का, वो उसने जो है ना पास कर लिया था। पास मतलब उसके अंदर वो इलिजिबल हो गया था, इंजीनियरिंग के टॉप से टॉप कॉलेज में वो इंजीनियर बन सकता था। अब मैं उसी के भाई के वलीमे में हूँ और उसके वालिद साहब मुझे मिले। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब माशाअल्लाह आप आए, बड़ी खुशी हुई वलीमे में। मैं बोला जी जी, मैं तो देखो सफर में नहीं रहा, तो मैं तो हर एक के वलीमे में दावत में जाता हूँ। बोले नहीं, एक दूसरा भी काम था आपसे। मैं बोला बोलो ना। बोले ये जो हमारा बच्चा है ना, इसका इंजीनियरिंग को नंबर लगे हुआ है, आपके फाउंडेशन से कुछ ताउन होगा क्या? मैं बोला ये वलीमे पे कितना खर्चा करे तुमने? बोले कुछ भी नहीं, अपना 2.5-3 लाख रुपये हुए होंगे, क्योंकि वो जो हॉल था जिसमें ये वलीमा हो रहा था 40-50 हजार रुपये तो वो हॉल के ही थे। उसके अलावा मेहमान है, खाना है, पीना है, और हर आने वाले मेहमान को रुमाल उड़ाना है, वो एक अलग से खर्चा है। तो मैंने उनको समझाया कि यही वलीमा जो तुम बड़े भाई के वलीमे पे 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा कर रहे हो, यही वलीमे को अगर तुम कम कर देते और 25 से 30 हजार में कंप्लीट करके बाकी के पैसे अगर इसी बच्चे के इंजीनियरिंग के तालीम के ऊपर खर्चा कर देते थे ना, तो तुम्हारे को हमारे से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। समाज की मेंटालिटी देखो, समाज वलीमे पे पैसा खर्चा करने को फजूल खर्ची नहीं समझ रहा है, उसको अपनी शान समझ रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरे बेटे को इंजीनियर बनाने, डॉक्टर बनाने, एजुकेशनल बनाने के ऊपर जो उसकी तालीम पे पैसा खर्च होने वाला है, क्या मिलने, क्या हासिल है? बोले इससे क्या थोड़ी अपना कुछ नामगीम होने वाला है। ये समाज की मेंटालिटी है, ये समाज की सोच है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अक्सर ऐसे बच्चे मैं अपने रिश्तेदारों में भी बहुत सारे बच्चे देखता हूं जिन्होंने 12वीं साइंस में 90 से ऊपर नंबर लिए थे, गांव में टुकार बेकार मोकार फिरते रहते। मैं जब भी जाता हूं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बोले आज टूर्नामेंट है, जाने वाला हूं मैं भी खेलने के वास्ते में। जिंदगी बर्बाद, इनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन हैं? इनके अपने घर के लोग, इनके अपने खानदान के लोग, इनके अपने जो है गांव के लोग। जो समाज है ना वो इनको डीमोटिवेट करके, काय का यूपीएससी कर रहा, ऐसे आपको हजारों बच्चे मिलेंगे जिन्होंने यूपीएससी शुरू नहीं किए, फिर वही डीमोटिवेट हो गए। हंसेंगे आपके ऊपर, कौन हंसेंगे? अब गांव में बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे जिन्होंने डीएड बीएड किया हुआ है। अब वो जो है गवर्नमेंट के तनख्वाह के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने अपना फ्यूचर बर्बाद किए। मतलब उन्हीं डीएड बीएड में आपको ऐसे हजारों बच्चे मिलेंगे जो बेहतरीन एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते थे, वही बच्चों में आपको ऐसे हजारों बच्चे मिलेंगे जो बेहतरीन कलेक्टर बन सकते थे, बेहतरीन वकील बन सकते थे। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आया? अब हम अपने गांव के अंदर किससे मुतासिर होते हैं? गांव में जो दूसरे टीचर होते हैं, गांव के अंदर जो है ना दूसरे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कैसे डिमोटिवेट करते हैं। कहाँ लगा बोले डॉक्टर बनने के नात को। अब देखो ये खुद मैं जो है ना, एक टीचर साहब, वो एक संस्था के स्कूल में पढ़ाते थे, और वो एक शहर है, शहर मतलब मेरा अपना शहर है, मेरे वालिद साहब का मकान और हमारा पूरा खानदान, हमारा पूरा महल्ला है उसी शहर के अंदर। मैं रात के वक्त में उस गांव के अंदर एक प्रोग्राम के सिलसिले में मेरा जाना हुआ, और वापसी में वो मास्टर साहब भी मेरे साथ में थे। हम दोनों साथ में सफर करके, देहात ऐसा खेड़ा गांव, रोड नहीं बने हुआ है, रास्ता नहीं बने हुआ है, कुछ नहीं है, चिक्कड़ है पूरे रास्ते के ऊपर। वो बेचारे रात में वापस लौट रहे हैं वहां से। तो मैंने रास्ते में पूछा उनको, मैं बोला मास्टर साहब आपने जो है 12वीं कैसे किया? बोले मैंने साइंस से किया था, मुझे कुछ 97-98% था। अब देखो 98-90% लेने वाला साइंस से, उसने बेचारे ने डीएड किया और संस्था के स्कूल में वो पढ़ाने जा रहा है चिक्कड़ के अंदर। मैं बोला कितने साल से पढ़ा रहे? बोले मैं 8 साल से तो अप डाउन कर रहा हूँ। कितना ग्रांड आया? नहीं अभी नहीं आया, अभी बोले सेक्रेटरी साहब ने बोले अगले महीने में आ जाएगा बोले अपने को। अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगले महीने की उम्मीद पे मास्टर साहब का पूरा टकला हो गया। लेकिन वो अगला महीना आज तक नहीं आ रहा है, और इन्होंने अपने लाखों रुपये वो संस्था को दिए हुए हैं, वो अलग से। मैं रास्ते से सोचने लगा, है अल्लाह, ऐसे कौम के, समाज के हजारों बच्चे जो है डीएड बीएड के चक्करों के अंदर जो अच्छे वकील बन सकते थे, इनको वकील बनने का किसी ने मशवरा ही नहीं दिया।
इनको अच्छा डॉक्टर बनने का किसी ने मशवरा ही नहीं दिया, अच्छा आईटी इंजीनियर बनने का किसी ने मशवरा ही नहीं दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ? अब वही तनख्वाह के भाई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट से तनख्वाह आएगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। तू ही नादा चंद कलियों पर किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी है। वो किससे मुतासिर हुए? गांव के दूसरे जो टीचर, मतलब माहौल देख के कि भाई उनको हर महीने सैलरी आ रही है, मुझे भी आएगी। तो ऐसे जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको भी फिर बहुत सारे पढ़े लिखे डीमोटिवेट करते हैं। मतलब हमारे अपने करियर का, अपने जिंदगी का जो फैसला है वो हम नहीं ले पाते। वो फैसले कौन लेता है? आप 12वीं में अच्छे नंबर लेके आओ। हालांकि फैसले जो है 7वीं 8वीं से ही लेना पड़ते हैं, 9वीं 10वीं से ही लेना पड़ते हैं। अभी जैसे मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए, मैंने जो है ना इनका फैसला लिया था भाई, इन्होंने जब 10वीं पास कर ली है कि इनको मुझे ऐसे कॉलेज में पढ़ाना है, 11वीं 12वीं। हालांकि फ्री वाले कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा था। मैं बोला मुझे फ्री में एडमिशन नहीं कराना है। उस कॉलेज में मैंने कराया जहां पे मैं हर साल दोनों की फीस भरता था। वजह क्या थी? क्योंकि 11वीं 12वीं में वो क्वालिटी एजुकेशन था। अब उसका फायदा इन लोगों को क्या हुआ? इनको उसका फायदा ये हुआ कि इन्होंने अपने फैसले खुद लिए। मेरे बड़े फर्जंद हसन हाशमी ने जो है ना, उन्होंने 99 या 100 नंबर लिए थे अकाउंट्स के अंदर। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिए भाई तुम सीए बन जाओ बोलकर। अब देखो हमारे बच्चों के करियर कैसे बर्बाद होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। चचा बोल रहे हैं नहीं नहीं, चचा इंजीनियर है, तो भतीजा बोल रहा नहीं नहीं मैं भी बड़े अब्बा के जैसा इंजीनियर बनूंगा। मामू डॉक्टर है, नहीं नहीं मैं भी मामू के जैसा डॉक्टर बनूंगा। और घर में भी कंपटीशन चलता है। तो हम जो है ना फिर महल्ले वालों से मुतासिर होते हैं। हमारे महल्ले वालों को बताने का है हमारा बेटा पुणे में पढ़ रहा है, अब पुणे में छपरी चाले कर रहा है, कभी लोनावाला के घाट पे है, कभी जो है तमहानी घाट, कौन सा घाट है वो, तामिनी घाट के ऊपर है, और कभी मालशेज, कौन सा है, मालशेज घाट के ऊपर है, और कभी मुड़शी घाट पे वो पानी में ये हो रहा है, कभी बह के चले जा रहा है। और माँ बाप वहां पे खुश, हमारा बेटा बोले पुणे के अंदर पढ़ रहा है, यहाँ पे कुलाटिया मार रहा है। वो माँ बाप को जो है ना महल्ले वालों को बताने का है, गांव वालों को बताने का है, वो बच्चे को क्या बनने का है माँ बाप को उसकी फिक्र नहीं है। इसके लिए जो है प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि वैसे बच्चे चचा के प्रेशर में, अब्बा के प्रेशर में, गांव वालों के प्रेशर में, बाज औकात टीचरों का प्रेशर, यार 1.5 आना हो गया क्या रे तू, हमने बोले ना तुझे तू ये पढ़ सकता अच्छे से अच्छा। अब वो जो है ना वो बच्चे की मिसाल वैसे ही हो जाती है जैसे जो है मैं एक लतीफा पढ़ रहा था एक जगह पे, जो है एक जो आम का दरख्त होता है, आम के दरख्त को कोई दूसरा फल लगा हुआ था और वो थोड़ा सा आम के जैसा था। तो नीचे लिखा हुआ था, बोले यार मैं बनना तो आम चाहता था, मगर क्या है बगीचे वालों के प्रेशर के अंदर मैं अदरा गदरा बन गया। बोले आधा आम आधा जाम बन गया। सेम टू सेम वो बच्चों की भी हालत यही होती है। इसलिए देखो बच्चों को खुद बनने दो। इसलिए हमारे यहाँ क्वालिटी ऐसे बच्चे नहीं बन रहे हैं जो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते और उनको जो बनना है वो बनने नहीं देते। तो अब मैं आता वापस से हसन हाशमी के टॉपिक के ऊपर। उन्होंने बोले भाई मेरा आईटी में इंटरेस्ट है। मैं बोला ठीक है आईटी पढ़ो, और उसमें मुझे खर्चा भी कम आया आईटी से उनको पढ़ाने के अंदर। उन्होंने उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब देखो इंटरेस्ट उनका आईटी में था। आपको मैं बता दूं जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने आईटी की तालीम हासिल की, एक वक्त ऐसा आया उसकी वेबसाइट उसका ऐप वगैरह सारा काम इन्हीं की कंपनी को मिला। उनको आईटी में इंटरेस्ट था। फिर आईटी के अंदर उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिए, कनाडा के प्रोजेक्ट, अमेरिका के प्रोजेक्ट, यूके के प्रोजेक्ट, अफ्रीका के प्रोजेक्ट, और फिर एम्प्लॉयज बढ़ाना शुरू करते गए। आज उनके पास में 45 से 50 एम्प्लॉयज हैं। मुझे आप बताओ उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर, और फिर आगे उन्होंने क्या किए, उन्होंने जो है ना कंपनियों में जॉब करते हुए, आज भी वो जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों पे जॉब किए। अब उनको जो कंपनियां इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने सारे इंटरव्यू जो भी कंपनी का दिए, जैसे अभी कनाडा की कंपनी में जॉब करते, जो भी कंपनी में, उन्होंने बोले भाई मैं सैलरी वो लूंगा जो तुम अपने देश के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस वहां पर है ना, तुम आवर के हिसाब से चार्ज करते हो, इंडिया में भी मुझे पर आवर के हिसाब से चार्ज चाहिए, और सैलरी मुझे आपकी करेंसी में चाहिए, हमारी करेंसी के अंदर नहीं चाहिए जो तुम वहां चार्ज देते हो। मेरे अंदर ये क्वालिटी है। अब आप मुझे बताओ
उन्होंने अपने उसूलों के ऊपर जो है ना कंपनियों को झुकाए। वरना आप इन देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनियों के बाहर 4-4 हजार लोगों की जो है लाइन लगी हुई है। रीजन क्या होता है? वो बच्चों की भी मिसाल वैसी ही होती है। वो बच्चे जो इंटरव्यू की लाइन में होते हैं वो भी एक दूसरे को बोलते हैं, क्या यार मैं यूपीएससी कर लेता ना तो फायदे में रहता था। बोले यार, यार मैं एमपीएससी कर लेता तो फायदे में रहता था। तो प्रॉब्लम यही होता है, आप वो करने दो अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे हुसैन हाशमी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी आईटी से तालीम हासिल की है, एमबीए की है माशाअल्लाह। वो भी अपनी फील्ड अपनी लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये पूरे वीडियो का मकसद यही है, बच्चों की तालीम पे पैसा खर्च, क्वालिटी। आज हमको जो है ना क्वालिटी वाले लोग चाहिए, क्वालिटी। और ऐसे ही जो दीनी तालीम हासिल करने वाले हमारे मदारिस में पढ़ने वाले भी जो तलबा है, उनसे भी मैं यही कहूँगा, या आप इमामत करते हो या मदरसे में पढ़ाते हो ना, अपने आप को दुनियावी तालीमी एतबार से भी 10वीं का इम्तिहान दो, 12वीं का इम्तिहान दो, अंग्रेजी सीखो। पता है आपको, ये बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे मदारिस में पाबंदी लगी हुई है। कुछ मदरसों के अंदर बच्चों ने अंग्रेजी नहीं सीखना। क्यों? तुम अंग्रेजी सीखोगे तो एक पागल बुड्ढे को अकाबिर थोड़ी समझोगे तुम। जैसे मैं उसको पागल बुड्ढा बोलता हूँ, जिसको पूरी दुनिया अपना अकाबिर मानती है। मानने दो ना, तुम मानते होंगे अकाबिर, हम नहीं मानते ऐसे पागल बुड्ढे को, मेंटल पेशेंट को, डंगरे को, कठालिया बैल को। क्यों भाई? जो इंसान तालीम हासिल करने से रोके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप देखो, आपने हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम यहूदियों की जुबान सीखो। उन्होंने 17 दिनों में यहूदियों की इब्रानी जुबान सीख ली। उसके बाद रोमन, उनके खतूत आते थे, आपने कहा उनकी जुबान सीख लो, तो 15 दिनों में उनकी रोमन जुबान उन्होंने सीख ली। रोमन किसे कहते हैं? जिससे आज ये पूरी अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन, पूरी जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस है, ये सब रोमन जुबान से निकली हुई है। अल्लाह के नबी ने उनको वो जुबानें सीखने का हुक्म दिया, ताकि वो जुबानें सीखोगे तो हमको पता चलेगा उनका लिटरेचर क्या है, वो क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे हैं। मगर हमारे यहाँ ये जो डंगरे, बुड्ढे, कठालिया बैल, जो मेंटल पेशेंट हमारे अकाबिर बन के बैठे हुए हैं, इनको डर ये है कि हमारे ये बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत से मदरसों में बोले फुलाने मौलाना की किताब पढ़ने पे पाबंदी है, बच्चों के इखराज हो गए मदरसों से। मौलाना मौदूदी साहब की किताब पढ़ने पे इखराज हो गया। क्यों? तंबू में घबराहट कि ये जो ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे जहनी गुलाम। अरे भाई, हमको तो जहनी गुलाम बनाना है, हमको इस्लाम का अलमबरदार थोड़ी बनाने का है इनको। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें पढ़ने पे पाबंदी, इसकी अरे तुम क्या कर रहे हो? बंधुआ मजदूर बना रहे हो बच्चों को। याद रखो, ये मेरा मैसेज उलामा, अइम्मा, हुफ्फाज और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के नाम। अपने आप को तालीमी एतबार से मजबूत बनाओ, मजबूत। आप बंधुआ मजदूर मत बनो। ये सब तुमको जो है ना जहनी गुलाम बनाने की। जैसे ही डंगरा आया कि तुमने नारे लगाना, जिंदाबाद बुढ़ा, जिंदाबाद डंगरा, जिंदाबाद कठालिया बैल, जिंदाबाद। तुमने उनके जिंदाबादी के नारे लगाना चाहिए। तुम्हारे दिलों में चंद फरसुदा बुढ़े, डंगरे, कठालिया बैलों की अजमत कुरान और हदीस से ज्यादा बैठ जाना चाहिए। साजिश है ये, साजिश। इसीलिए हमारे उलामा क्या करते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे डंगरों के, कठालिया बैलों के, बुढ़ों के मदाह सराई में लगा देते हैं। और उसके बाद कितने अइम्मा ने आज खुदकुशियां किए। मुझे बताओ, इन बुढ़ों ने, डंगरों ने, जिनको तुम अपना अकाबिर मानते हो, हमारे उलामा अइम्मा के तनख्वाहों के ऊपर कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाया? ये जो खुदकुशी करने वाले जो अइम्मा हैं और उलामा हैं, उनके घरों में कोई गया कि इनके बीवी का, बच्चों का, उनका क्या हाल है वो देखने के लिए? हजारों हमारे अइम्मा उलामा ऐसे हैं जो कई सारी तंजीमों से, जमातों से, तहरीकों से जुड़े हुए होते हैं। उनको रातों रात मस्जिदों की इमामतों से निकाल दिया जाता है। मेरा सवाल है, उस तहरीक के, उस जमात के और उस तंजीम के जिसके लिए आप चंदे कर रहे हो, गालियां खा रहे हो, मेहनतें कर रहे हो, क्या उसके जिम्मेदारान कभी आए उस मस्जिद के अंदर आपको इमामत से बहाल कराने के लिए? या उन्होंने उन जिम्मेदारों से लड़ाई झगड़े किए आपके लिए? क्यों करेंगे वो? क्योंकि तुम जो है टिश्यू पेपर हो, टिश्यू पेपर। तुमको सिर्फ पोंछने के लिए इस्तेमाल करना है। क्यों तुम ऐसे लोगों के साथ में जुड़े हुए हो जो तुम अपना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो? अपने आप को मजबूत बनाओ एजुकेशनली।
याद रखो, जब तुम्हारे ऊपर फाका कशी आएंगी, गुर्बत आएंगी, इफलास आएंगी, मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं ऐसे ऐसे लोगों के जो सूबाई लेवलों पे तंजीमों के जिम्मेदार हैं, जो जिला लेवलों के ऊपर जो है तंजीमों के सदर नायब सदर है, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, किसके बेटी की शादी है, क्यों, किस काय के लिए तुमने अपनी जिंदगियां इन जमातों को, इन तंजीमों को, इन तहरीकों को दिए, जब तुम्हारे मजबूरी के अंदर वो तुम्हारे साथ में खड़े हुए नहीं है। तो इसके लिए भाई आखिरी और फाइनल मैसेज यही है, ये दुनिया खुद गर्जों और मफाद परस्तों से भरी हुई है। अगर आपसे गरज और मफाद पूरा हो रहा होगा तो तंजीम आपकी, जमात आपकी, तहरीक आपकी, सब आपकी। जिस दिन आपसे गरज और मफाद पूरा नहीं होगा ना, लात मार के आपको हकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, कोई आपका अपना नहीं होगा सिवाय आपके उस इल्म के, उस फन के, उस हुनर के। और अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बनाया हुआ होगा तो आपकी फाइनेंशियल मजबूती आपके काम आएगी, इसके अलावा कोई आपके काम नहीं आएगा। इसलिए बजाय इन फालतू लोगों के, इन बुढ़ों के, इन डंगरों के, इन कठालिया बैलों को अपना अकाबिर, अपना बड़ा, अपना बुजुर्ग, इनके जिंदाबादी के नारों में अपनी जिंदगी खर्चा करने से बेहतर यह है, अरे खुद को बनाओ, खुद को तालीमी एतबार से भी और माशी एतबार से भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।